नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल दिव्यराज क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है 1857 की क्रांति। इसका पहला पार्ट अपन ने पिछले वीडियो में देखा था और दूसरा पार्ट आज के वीडियो में देखेंगे। इसे प्रस्तुत करता मैं रोहित सामोता, गवर्नमेंट स्कूल लेक्चरर, पोस्टेड एट गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मादरी फलासिया, डिस्ट्रिक्ट उदयपुर। मेरे बारे में और अधिक जानकारी आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान। इससे पिछले वाले वीडियो में आपने देखा था कि 1857 की क्रांति के क्या क्या कारण थे और सबसे पहले 1857 की क्रांति कहाँ हुई थी। अब अपन देखेंगे कि राजस्थान में क्रांति कहाँ कहाँ हुई, कौन कौन इनके नेतृत्वकर्ता थे, किन किन लोगों ने सहयोग किया, किन राजाओं ने इसमें भाग नहीं लिया या अंग्रेजों का साथ दिया। इसमें पहले देखेंगे अपन नसीराबाद का विद्रोह, नीमच का विद्रोह, देवली टोंक का विद्रोह, एरिनपुरा पाली का विद्रोह, आउवा का विद्रोह, फिर देखेंगे कोटा का विद्रोह, 1857 की क्रांति के अन्य क्रांतिकारी व सहयोगकर्ता, और अंत में देखेंगे अपन 1857 की क्रांति की असफलता के क्या क्या कारण थे। तो सबसे पहले है 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान। तो आपको बताया था पिछले वीडियो में कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी, जिनमें से 2 छावनियां ऐसी थी जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। वो थी खैरवाड़ा छावनी तथा ब्यावर की छावनी। अजमेर में 2 छावनियां स्थित थी, ब्यावर और नसीराबाद की छावनी। ब्यावर की छावनी ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। दूसरी छावनी नसीराबाद की छावनी। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है वहां। अजमेर, और अजमेर में तैनात थी 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। और नेटिव इन्फेंट्री का मतलब आपको बताया था पैदल सैनिक टुकड़ी। वहां पर शास्त्रागार की या तोपखाने की सुरक्षा के लिए मेरठ से एक दूसरी टुकड़ी और बुलाई गई, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। लेकिन अंग्रेज अधिकारियों को शक हुआ कि हो सकता है कि मेरठ में अभी अभी क्रांति हुई है, तो इन सैनिकों में भी क्रांति का कोई बीज पनप रहा हो। तो उन्होंने उस 15वीं नेटिव इन्फेंट्री का ट्रांसफर कर दिया, स्थानांतरण कर दिया। कहां पे? नसीराबाद में। तथा तोपखाने की सुरक्षा के लिए डीसा गुजरात से एक नई टुकड़ी अजमेर बुलाई गई, बंबई लांसर्स। इसी बात से नाराज होकर, क्रुद्ध होकर 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के एक सैनिक, जिसका नाम है बख्तावर सिंह। क्या नाम है? बख्तावर सिंह। उस बख्तावर सिंह ने अंग्रेज अधिकारियों को कहा, तो बख्तावर सिंह ने उन अंग्रेज अधिकारियों को कहा कि आपको हमारी स्वामी भक्ति पर भरोसा नहीं है। क्यों कहा? क्योंकि उनको शास्त्रागार की सुरक्षा से हटाकर नसीराबाद भेज दिया तथा वहां एक नई सैनिक टुकड़ी डीसा गुजरात से बंबई लांसर्स बुलाई गई।
और ऐसा कहते हुए उनमें तीखी बहस हो गई। दिन था 28 मई 1857 का। बख्तावर सिंह ने मेजर स्पॉटिसवुड तथा कर्नल न्यूबरी को गोली मार दी, जिससे वो वहीं ढेर हो गए। देखते देखते अन्य सैनिकों में भी विद्रोह की भावना पनप गई और विद्रोह के दौरान लेफ्टिनेंट लॉक और कप्तान हार्डी भी बुरी तरह घायल हुए। जब वहां सैनिक विद्रोह हो गया, सभी सैनिक धीरे धीरे विद्रोही हो गए, तो नसीराबाद छावनी के मेजर प्रिचार्ड ने सैनिकों को विद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा, लेकिन सभी सैनिकों ने मना कर दिया। केवल बंबई लांसर्स ही वफादार रही। जब वहां क्रांति फैल गई तो अंग्रेज अधिकारियों तथा उनके परिवारों की रक्षा के लिए केवल मेरवाड़ा लांसर्स ने उनकी सुरक्षा की। सभी विद्रोही सैनिक 18 जून 1857 को दिल्ली पहुंचे तथा वहां पर तैनात अंग्रेज पलटन को हरा दिया। जब अंग्रेजों को नसीराबाद छावनी से निकाला गया तो जोधपुर नरेश ने अंग्रेज अधिकारियों को जोधपुर आने का निमंत्रण दिया। जब वो जोधपुर जा रहे थे तो रास्ते में कर्नल पैनी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। एक बार फिर से सुनिए। 28 मई 1857 को 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक बख्तावर सिंह ने तीखी बहस के दौरान अपने अंग्रेज अधिकारियों मेजर स्पॉटिसवुड तथा कर्नल न्यूबरी को गोली मार दी और विद्रोह के दौरान लेफ्टिनेंट लॉक तथा मेजर हार्डी बुरी तरह घायल हुए। अंग्रेज वहां से जान बचाकर भाग रहे थे तो जोधपुर नरेश ने उनको शरण देने के लिए निमंत्रण दिया और रास्ते में कर्नल पैनी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। दूसरी है नीमच का विद्रोह। 3 जून 1857 का दिन, वहां भी सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। और आपको याद है, पिछले वीडियो में बताया था कि नीमच मध्य प्रदेश में पड़ता है, जिसकी संचालन या जिसका प्रशासनिक संचालन खैरवाड़ा की छावनी के द्वारा किया जाता है। इस नीमच विद्रोह का जो नेतृत्व किया वो किया हीरा सिंह तथा मोहम्मद अली बेग ने। मोहम्मद अली बेग को अंग्रेज अधिकारियों ने कहा कि आपने ड्यूटी ज्वाइन करते समय जो वादा किया उसका क्या हुआ, यानी आपने स्वामी भक्ति की शपथ ली थी, उस वादे से आप मुकर रहे हैं। तो मोहम्मद अली बेग ने भी अंग्रेजों से कहा कि आपके वादे का क्या हुआ। यहाँ आपके वादे का मतलब है कि आपने भी हड़प नीति, गोद निषेध प्रथा जो लागू की, उसमें यह कहा था कि जिसके उत्तराधिकारी नहीं होगा उस राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाएगा, लेकिन आपने अवध में उत्तराधिकार रहते हुए भी उसको कुशासन का आरोप लगाकर छीन लिया। सभी विद्रोही सैनिकों ने छावनी में आग लगा दी। अंग्रेज नीमच छावनी छोड़कर उदयपुर की ओर भागने लगे, लेकिन रास्ते में ही चित्तौड़गढ़ का एक गांव है डूंगला गांव। उस डूंगला गांव में सभी अंग्रेज अधिकारियों को परिवार सहित क्रांतिकारियों ने बंदी बना लिया। आगे देखिए कि जब क्रांतिकारियों को ने अंग्रेजों को डूंगला गांव में बंदी बनाया, ये खबर लगी एजीजी पैट्रिक लॉरेंस को। तो एजीजी पैट्रिक लॉरेंस मेवाड़ के तत्कालीन पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन सावर्स तथा
मेवाड़ के शासक स्वरूप सिंह और बेदला के राव बख्त सिंह अंग्रेजों को मुक्त कराने के लिए वहां सेना सहित आ गए और अंग्रेजों को आजाद कराकर जग मंदिर में रखा। जग मंदिर कहाँ है? पिछोला झील, उदयपुर में। तो पूछा जा सकता है कि जब अंग्रेज नीमच छावनी छोड़कर भाग रहे थे तो उन्हें कौन से गांव में बंदी बना लिया गया था? तो आपको याद रखना है डूंगला गांव, चित्तौड़गढ़। दूसरा प्रश्न कि डूंगला गांव से जब अंग्रेज अधिकारियों को मुक्त कराकर लाया गया तो उदयपुर में कहां रखा गया? तो उदयपुर में रखा गया जग मंदिर में। वहां एक दूसरा भी है जग निवास महल, लेकिन आपको याद रखना है जग मंदिर। और जग मंदिर बना हुआ है पिछोला झील के बीचों बीच। ये वही जग मंदिर है जहां पर विद्रोही राजकुमार खुर्रम को भी शरण दी गई थी। तो आगे देखिए, नीमच के विद्रोही सैनिक डूंगला गांव से शाहपुरा भीलवाड़ा पहुंचे। जब विद्रोही सैनिकों को पता लगा कि अंग्रेज सेना सहित आ रहे हैं तो वो वहां से शाहपुरा भीलवाड़ा चले गए और शाहपुरा भीलवाड़ा के जागीरदार ने क्रांतिकारियों का सहयोग किया तथा अपने किले में रखा। शाहपुरा भीलवाड़ा से क्रांतिकारी 10 जून 1857 को देवली टोंक पहुंचे तथा यहाँ की सैन्य टुकड़ी भी क्रांतिकारियों के साथ मिल गई। एक बार फिर से देखिए, जब नीमच के विद्रोही सैनिक डूंगला गांव से शाहपुरा भीलवाड़ा पहुंचे तो वहां के जागीरदार ने उनको अपने किले में ससम्मान रखा। वहां से वो 10 जून 1857 को पहुंचे देवली टोंक और 10 जून 1857 को होती है देवली का विद्रोह। वहां की सैनिक टुकड़ी भी क्रांतिकारियों के साथ मिल जाती है तो वो वहां लूटपाट करके वहां से आगे जाते हैं टोंक और टोंक में पहुंचते हैं 14 जून 1857 को। और टोंक के तत्कालीन शासक हैं नवाब वजीरुद्दौला। ये नवाब वजीरुद्दौला अंग्रेज समर्थित हैं। जब क्रांतिकारी वहां आते हैं, टोंक पहुंचते हैं, तो नवाब ने क्रांतिकारियों का विरोध किया। लेकिन नवाब का एक मामा है, नाम है मीर आलम खां। याद रखना आपको, इस मीर आलम खां ने क्रांतिकारियों का सहयोग किया। यानी जब 14 जून 1857 को क्रांतिकारी देवली टोंक से टोंक पहुंचते हैं, यानी देवली से, देवली भी टोंक में ही स्थित है, लेकिन देवली से वो पहुंचते हैं जब टोंक में 14 जून 1857 को, तो वहां का नवाब जो अंग्रेज समर्थित है, अंग्रेजों का खासम खास है, क्रांतिकारियों का विरोध करता है। लेकिन नवाब का मामा मीर आलम खां क्रांतिकारियों का सपोर्ट करता है, सहयोग करता है। क्रांतिकारी वहां से आगरा होते हुए दिल्ली पहुंच जाते हैं। मीर आलम खां ने क्रांतिकारियों का सहयोग किया। इसी के लिए नवाब वजीरुद्दौला ने मोहम्मद फैजुल्ला खां के नेतृत्व में एक राजकीय सेना मीर आलम खां के विरुद्ध भेज जाती है, जिनके साथ लड़ता हुआ मीर आलम खां शहीद हो जाता है। तो आपको यहाँ क्रम से याद करना है, बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से
एरो मेथड से आपको याद करने के लिए ये वीडियो बनाया है। तो आपको याद करना है कि सबसे पहले नीमच में जो हुआ वो हुआ विद्रोह 3 जून 1857 को। वहां से क्रांतिकारी पहुंचे 10 जून 1857 को देवली में, यानी उसके बाद हुआ देवली का विद्रोह है। तो वो डेट याद रखनी है, 10 जून, देवली 10 जून। और देवली के बाद विद्रोह हुआ 14 जून 1857 को टोंक में। इसके बाद देखिए आप, अगला विद्रोह है एरिनपुरा पाली का विद्रोह है। एरिनपुरा एक छावनी थी और उस छावनी में टुकड़ी रहती थी जोधपुर लीजन। आपको पहले बताया था पिछले वीडियो में कि 6 छावनियां, और 6 छावनियों में कौन कौन सी सैनिक टुकड़ी रहती है। अब जो एरिनपुरा पाली है वो मारवाड़ के अधीन आता है और मारवाड़ का तत्कालीन शासक है महाराजा तख्त सिंह सॉरी, और पॉलिटिकल एजेंट है मैक मौसम। एरिनपुरा छावनी में जोधपुर लीजन का सदर मुकाम था और वहां पर 600 घुड़सवार तथा 1400 पैदल सैनिक थे। उनमें से 90 सैनिक अभ्यास हेतु माउंट आबू गए हुए थे। और आपको पहले बताया है कि माउंट आबू एजीजी यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी और शीतकालीन राजधानी थी अजमेर। यानी उस समय राजपुताना रेजिडेंसी की जो स्थापना की गई थी 1832 ईस्वी में अजमेर में की गई थी, और उस राजपुताना रेजिडेंसी की 2 राजधानियां बनाई गई थी। ग्रीष्मकालीन राजधानी माउंट आबू तथा शीतकालीन राजधानी अजमेर। तो उस जोधपुर लीजन के 90 सैनिक माउंट आबू अभ्यास करने के लिए गए हुए थे। बात है 23 अगस्त 1857 को। आपको डेट सभी याद रखनी है, क्रमवार याद रखनी है कि कौन सी डेट को कहां विद्रोह हुआ पूछा जाता है, और कौन नेतृत्व करता था, कौन वहां का पॉलिटिकल एजेंट था, कौन वहां का शासक था। ये जो एग्जाम्स है राजस्थान पुलिस, पटवारी, एलएसए, पीटीटी, बीएसटीसी, इनमें ये छोटे प्रश्न, ऐसे वाले प्रश्न ही पूछे जाते हैं। बाकी एग्जाम्स में जो अंदर की गहन बातें हैं आपको इंपॉर्टेंट कह के बताई जा रही हैं, वहां से क्वेश्चन पुट अप किया जाता है। तो 23 अगस्त 1857 को जोधपुर लीजन के दफेदार मोती खां तथा सूबेदार शीतल प्रसाद व तिलक राम 3 व्यक्ति हैं, 3 सैनिक हैं। क्या करते हैं देखिए, ये वहां पर विद्रोह का नेतृत्व करते हैं एरिनपुरा पाली में और विद्रोह का बिगुल बजा देते हैं तथा एजीजी पैट्रिक लॉरेंस के पुत्र अलेक्जेंडर की हत्या कर देते हैं। एक बार फिर से सुनिए कि 23 अगस्त 1857 को जोधपुर लीजन के दफेदार मोती खां, सूबेदार शीतल प्रसाद व तिलक राम, याद करने के लिए छोटा सा ट्रिक बनाई है। अरे मोती शीतल प्रसाद खा व तिलक लगा। अरे का मतलब एरिनपुरा, मोती खां, शीतल प्रसाद खा ऐसे ही लिखा है, और तिलक लगा यानी तिलक राम। तो ये नेतृत्व करता थे एरिनपुरा छावनी के।
जब इन तीनों ने वहां विद्रोह का बिगुल बजा दिया और बिगुल बजाने के साथ ही एक नारा दिया, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। पूछा जा सकता है, चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारा कौन सी छावनी के सैनिकों ने दिया था? तो वो है एरिनपुरा छावनी के सैनिक। और पूछा जा सकता है, चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारा किस व्यक्ति ने दिया था? तो वो व्यक्ति है आसोप के ठाकुर शिवनाथ सिंह। इन्होंने ही सबसे पहले यह नारा दिया था। एरिनपुरा के क्रांतिकारी सैनिक चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा लगाते हुए दिल्ली की ओर कूच करते हैं, दिल्ली की ओर बढ़ते हैं और रास्ते में एक जगह है जिसका नाम है आउवा। वहां पहुंचते हैं और उस आउवा के ठाकुर हैं ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। कहीं पे कुशाल सिंह भी लिखा मिलेगा और कहीं पे आपको खुशाल सिंह भी लिखा मिलेगा, दोनों ही सही हैं। तो आउवा के ठाकुर हैं कुशाल सिंह चंपावत और उन सैनिकों ने कुशाल सिंह चंपावत से आग्रह करते हैं या वो आग्रह करते हैं कि आप क्रांति की नेतृत्व करें। तो इस आग्रह को कुशाल सिंह चंपावत स्वीकार कर लेते हैं, यानी क्रांतिकारी सेना का नेतृत्व करना स्वीकार कर लेते हैं। एरिनपुरा के पूछा जा सकता है आपको कि जो एरिनपुरा है उनके सैनिकों तथा ठाकुर कुशाल सिंह की प्रथम मुलाकात कहां हुई? तो वो हुई थी खैरवा गांव पाली में। पूछा जा सकता है, तो याद रखना आपको कि एरिनपुरा के सैनिकों तथा ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की पहली मुलाकात किस जगह पर हुई थी? जगह का नाम है खैरवा पाली। आगे देखिए, अब विद्रोह हो जाता है आउवा का विद्रोह। यहां तक था एरिनपुरा का विद्रोह, आगे होगा आउवा का विद्रोह। जब ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने नेतृत्व करना स्वीकार कर लिया क्रांतिकारियों का, तो आसपास के जितने भी जागीरदार थे, आसोप के, आलनियावास, गूलर, लांबिया, बंतावास, रूधावास, यहाँ के जागीरदार भी अपनी सेना सहित आकर क्रांतिकारियों से मिल जाते हैं। ऐसा जब अंग्रेज एजीजी पैट्रिक लॉरेंस को पता लगता है कि आउवा में क्रांतिकारियों का जमाव हुआ है, तो वो क्रांतिकारियों के दमन के लिए, उनको कुचलने के लिए जोधपुर महाराजा तख्त सिंह को एक पत्र लिखते हैं कि क्रांतिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। तो महाराजा अपने किलेदार ओनाड सिंह पंवार तथा फौजदार राजमल लोढ़ा के नेतृत्व में 10,000 सैनिक व घुड़सवार तथा 12 तोपें भेजते हैं और अंग्रेजों की तरफ से आते हैं हीथकोट। ये सब मिलकर जब क्रांतिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हैं तो जगह का नाम है बिथोड़ा, यानी दोनों तरफ की सेनाएं बिथोड़ा नामक जगह पर मिलती हैं और उन सेनाओं में कड़ा मुकाबला होता है। डेट है 8 सितंबर 1857 को। 8 सितंबर 1857 को क्रांतिकारियों की सेना तथा दूसरी तरफ है अंग्रेज हीथकोट तथा जोधपुर महाराजा के किलेदार ओनाड सिंह पंवार, फौजदार राजमल लोढ़ा के सैनिकों की, उनके मध्य युद्ध होता है, कड़ा मुकाबला होता है
और उस कड़े मुकाबले में ओनाड सिंह पंवार मारा जाता है और हीथकोट भाग जाता है। इस युद्ध में क्रांतिकारियों की विजय होते हैं, जीत होती है। जब ओनाड सिंह मारा गया और हीथकोट भाग गया, ऐसा जब पता चलता है पैट्रिक लॉरेंस को, तो दूसरी बार सेना भेजता है और सेना का नेतृत्व खुद लॉरेंस करता है और साथ में आता है मैकमोसन। और मैकमोसन कौन था? मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट। और दूसरी बार दोनों सेनाओं के मध्य आमना सामना होता है, मुकाबला होता है 18 सितंबर 1857 को। जगह है चेलावास, इसलिए युद्ध को कहा जाता है चेलावास का युद्ध। उस युद्ध में मैकमोसन मारा जाता है, जिसके सिर को धड़ से अलग कर क्रांतिकारी आउवा में घुमाते हैं और फिर किले पर टांग देते हैं। लॉरेंस अजमेर भाग जाता है। इस युद्ध में भी, यानी चेलावास के युद्ध में भी क्रांतिकारियों की जीत होती है। इस युद्ध को काला व गोरा का युद्ध भी कहा जाता है। तो पूछा जा सकता है काला व गोरा का युद्ध, दूसरा नाम क्या है? चेलावास का युद्ध। किन किन के मध्य हुआ था? क्रांतिकारियों तथा अंग्रेजों के मध्य। अंदर से कुछ पूछे और भी, तो क्रांतिकारियों की तरफ का मतलब ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत, तथा अंग्रेजों की तरफ से भाग लिया था पैट्रिक लॉरेंस व मैकमोसन की सेना ने। मैकमोसन मारा जाता है और पैट्रिक लॉरेंस वहां से जान बचाकर अजमेर भाग जाता है। फिर से सुनिए, एरिनपुरा की सैनिकों ने जब ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत को नेतृत्व करने के लिए कहते हैं, तो वो नेतृत्व स्वीकार कर लेते हैं तथा अन्य जागीरदारों आसोप, आलनियावास, गूलर, रुद्धावास, बंतावास, इन जागीरदारों की सेनाओं सहित 8 सितंबर 1857 को बिठोड़ा का युद्ध होता है, जिसमें भी क्रांतिकारी विजय होते हैं। फिर 18 सितंबर 1857 को चेलावास का युद्ध होता है, उसमें भी क्रांतिकारियों की विजय होती है। बिठोड़ा और चेलावास के युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में आउवा के किले में 2 विजय स्तंभ बनाए गए हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। आपने एक विजय स्तंभ पढ़ा होगा, याद भी होगा, जो बना हुआ है, कहां पे बना हुआ? चित्तौड़ में। और किसने बनाया? महाराणा कुंभा ने। क्यों बनाया? मालवा विजय के उपलक्ष्य में। यानी मालवा विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। यहां भी बिठोड़ा व चेलावास युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत ने 2 विजय स्तंभ आउवा के किले में बनवाए। अब यहां पे चेलावास के युद्ध में जब विजय हुए क्रांतिकारी, तो आगे की सेना का या क्रांतिकारियों का नेतृत्व करते हैं आसोप के ठाकुर शिवनाथ सिंह, और वो दिल्ली की ओर प्रस्थान करते हैं। आपने सब जगह देखा होगा कि क्रांतिकारी दिल्ली की ओर ही कूच करते हैं। क्यों करते हैं? कि क्रांतिकारियों की मान्यता थी या उनके जहन में था कि पेड़ की शाखाओं पे वार ना करके उसकी जड़ों पर वार किया जाए। और जड़ें कौन थी? दिल्ली,
जो भारत की उस समय राजधानी भी थी, मुख्य प्रशासन दिल्ली से संचालित होता था। तो ऐसी मान्यता के कारण या ऐसा मानने के कारण सभी क्रांतिकारी दिल्ली की ओर कूच करते थे। तो यहाँ के क्रांतिकारियों ने भी ऐसा ही किया और नेतृत्व किया। यहाँ से चेलावास के युद्ध में विजय होने के बाद आसोप के ठाकुर शिवनाथ सिंह ने रास्ते में रेवाड़ी हरियाणा पर भी ये क्रांतिकारी अपना अधिकार कर लेते हैं, लेकिन वहां से जब आगे नारनौल हरियाणा में जाते हैं तो अंग्रेजी सेना से क्रांतिकारी हार जाते हैं। ठाकुर शिवनाथ सिंह वापस मारवाड़ लौट आते हैं। ये क्रांतिकारियों की तरफ से हुआ, लेकिन जब चेलावास की युद्ध में लॉरेंस की हार का समाचार पता लगता है लॉर्ड कैनिंग को, और लॉर्ड कैनिंग थे भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल। जब लॉर्ड कैनिंग को पता लगता है कि एजीजी पैट्रिक लॉरेंस की हार हो गई है, क्रांतिकारियों की विजय हो गई है, तो कैनिंग ने कर्नल होम्स के नेतृत्व में पालनपुर व नसीराबाद से एक बड़ी सेना भेजी जाती है क्रांतिकारियों के दमन के लिए। वो सेना कर्नल होम्स के नेतृत्व में 20 जनवरी 1858 को आउवा पहुंचती है। कब पहुंचती है? 20 जनवरी 1858 को। जब ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत को पता लगता है कि अपनी हार हो सकती है, तो सुरक्षा की दृष्टि से मारवाड़ में लूटमार करते हुए मेवाड़ पहुंचते हैं और मेवाड़ में कोठारिया के रावत जोध सिंह के यहाँ शरण लेते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत को किसने शरण दी थी? तो वो थे कोठारिया के रावत जोध सिंह। आउवा से ठाकुर कुशाल सिंह के चले जाने के बाद पीछे रहते हैं पृथ्वी सिंह और उनके साथ कुछ बचते हैं क्रांतिकारी। जब अंग्रेज सेना वहां आती है कर्नल होम्स के नेतृत्व में, तो कर्नल होम्स की सेना आउवा पर आक्रमण करती है और वहां पर आगजनी कर देती है, यानी आउवा में आग लगा देते हैं। वहां स्थापित मंदिर है 9वीं शताब्दी का सुगाली माता का, और सुगाली माता की मूर्ति लेकर कर्नल होम्स अजमेर पहुंचता है और अजमेर में उस मूर्ति को अजमेर के किले में रख देते हैं। देखिए, अजमेर के किले के कई नाम हैं। अजमेर के किले को कहा जाता है अकबर का किला, मैगजीन दुर्ग, दौलत खाना, शास्त्रागार या राजपुताना संग्रहालय। तो इनमें से कोई सा भी नाम आ सकता है कि कर्नल होम्स आउवा में लूटपाट करके जब वापस आता है तो वहां से किनकी मूर्ति लेकर आता है? तो वो है सुगाली माता की मूर्ति। या पूछा जा सकता है कि कर्नल होम्स आउवा में लूटपाट करके सुगाली माता की मूर्ति को लाकर कहां रखते हैं? तो रखते हैं अजमेर के किले में, और अजमेर के किले के कई उपनाम हैं। अकबर का किला, मैगजीन दुर्ग, दौलत खाना, शास्त्रागार या जिसको आजकल कहते हैं राजपुताना संग्रहालय। थोड़ी सी बात कर लेते हैं
कि वर्तमान में सुगाली माता की मूर्ति कहाँ रखी हुई है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वर्तमान में सुगाली माता की मूर्ति कहाँ रखी हुई है। वो रखी हुई है बागड़ संग्रहालय पाली में। तो याद रखना है, बागड़ संग्रहालय कहाँ स्थित है? पाली में, जहां पर रखी हुई है सुगाली माता की मूर्ति। अब सुगाली माता के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। सुगाली माता, सुगाली माता के 10 सिर और 54 हाथ हैं। ये आहुआ के ठाकुरों की आराध्य देवी है तथा 1857 की क्रांति की देवी भी मानी जाती है। और आहुआ में सुगाली माता का 9वीं शताब्दी का एक मंदिर बना हुआ था। जब कर्नल होम्स सेना सहित वहां आया तो उन्होंने इसे नष्ट भ्रष्ट कर दिया। यहीं आहुआ में एक मंदिर और था, कामेश्वर महादेव मंदिर। वो भी 9वीं शताब्दी का मंदिर था। वहां पर क्रांतिकारी बैठकर योजना बनाई करते थे। तो ये दोनों आपको याद करना है, कामेश्वर महादेव मंदिर और सुगाली माता का मंदिर कहाँ बना हुआ है या था? आहुआ पाली में। ठाकुर खुशहाल सिंह ने 8 अगस्त 1860 को नीमच में अंग्रेजों के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। जब कर्नल होम्स सेना लेकर आहुआ आया था तो वहां से ठाकुर खुशहाल सिंह मारवाड़ होते हुए मेवाड़ में पहुंचे और वहां रावत जोध सिंह के यहां शरण ली थी। और 8 अगस्त 1860 को वो अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं। खुशहाल सिंह चंपावत के खिलाफ जांच के लिए एक आयोग बिठाया जाता है, जिसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं मेजर टेलर। तो आयोग का नाम हो गया टेलर आयोग। तो ये भी पूछा जाता है कि खुशहाल सिंह चंपावत के खिलाफ जांच करने के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया? टेलर आयोग। वो टेलर आयोग ठाकुर खुशहाल सिंह को निर्दोष करार देता है तथा 10 नवंबर 1860 को ठाकुर खुशहाल सिंह को रिहा कर दिया जाता है। जोधपुर महाराजा ठाकुर खुशहाल सिंह की जागीर का बड़ा हिस्सा जब्त कर लेते हैं। आगे देखिए, कोटा में विद्रोह है। आपको याद होगा, आपको जो 6 छावनियां बताई थी उनमें से कोटा में कोई भी छावनी नहीं थी। यानी कोटा ऐसा राज्य था जहां पर छावनी न होते हुए भी 1857 की क्रांति हुई थी। तो वहां क्रांति किसने की? तो वहां क्रांति की आमजन ने। पूछा जा सकता है, ऐसा कौन सा राज्य है जहां आम जनता ने 1857 की क्रांति में भाग लिया था? तो वो है कोटा। थोड़ा सा देखते हैं कि कोटा के तत्कालीन शासक थे महाराव राम सिंह और वहां के पॉलिटिकल एजेंट थे मिस्टर बर्टन। याद होगा, पिछले वीडियो में बताया था आपको कि वहां कोटा में एक पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति की गई थी और वो थे मिस्टर बर्टन। और कोटा के तत्कालीन शासक थे महाराजा राम सिंह। और ऐसा ही नाम था जयपुर के महाराजा का, सवाई राम सिंह द्वितीय। तो दोनों जगह ही राम सिंह थे। बात है 15 अक्टूबर 1857 की। और 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में राजकीय सेना तथा आम जन ने मिलकर विद्रोह किया और विद्रोह का नेतृत्व किया जयदयाल तथा मेहराब खां ने। इंपॉर्टेंट है कि कोटा विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे?
वो थे जयदयाल भटनागर, जो कि पेशे से एक वकील थे, मेहराब खान, जो भी वहां रिसालेदार थे। उनके नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने कोटा के महाराव राम सिंह को कोटा किले में ही नजरबंद कर दिया जाता है तथा मिस्टर बर्टन, उनके दो पुत्रों जिनके नाम है फ्रैंक व आर्थर, तथा डॉक्टर सैडलर व काटम की हत्या कर दी जाती है। तो ये खूब बार पूछा हुआ कि कोटा में क्रांतिकारियों ने किन किन की हत्या की, या पूछा जाता है कि सैडलर व काटम की हत्या कहाँ के क्रांतिकारियों ने की थी। तो कोटा के क्रांतिकारियों ने वहां के पॉलिटिकल एजेंट मिस्टर बर्टन, उनके दो पुत्रों जिनके नाम थे फ्रैंक व आर्थर, डॉक्टर थे सैडलर व काटम, उनकी हत्या कर देते हैं। और इतना ही नहीं, मिस्टर बर्टन का सिर धड़ से अलग कर शहर में खुला प्रदर्शन किया जाता है। ऐसा ही पहले भी हुआ है कि आउवा के क्रांतिकारियों ने भी ऐसा किया था। तो यहां भी कोटा के क्रांतिकारियों ने भी मिस्टर बर्टन का सिर धड़ से अलग कर कोटा शहर में खुला प्रदर्शन करते हैं। और वो प्रदर्शन करने वाले दो व्यक्ति थे, नारायण और भवानी। साथ ही दूसरी इंपॉर्टेंट देखिए यहाँ पे क्या थी कि वहां कोटा के क्रांतिकारियों ने समानांतर सरकार का भी गठन किया था और वो सरकार चलाई थी उन्होंने 6 माह के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कौन सा राज्य है जहां समानांतर सरकार का गठन किया गया, या समानांतर सरकार कितने समय तक चलाई गई। तो कोटा राज्य के क्रांतिकारियों ने कोटा में समानांतर सरकार का गठन किया था तथा वहां पर वो सरकार चलाई थी 6 माह के लिए। और कोटा में विद्रोह हुआ था 15 अक्टूबर 1857 को। जब क्रांतिकारियों ने विद्रोह किया तो क्रांतिकारियों के दमन के लिए मेजर जनरल रॉबर्ट्स अपनी सेना लेकर आए और उनका सहयोग किया था करौली के शासक महारावल मदनपाल सिंह ने। तो मेजर जनरल रॉबर्ट्स तथा करौली के शासक महारावल मदन सिंह की संयुक्त सेना ने 30 मार्च 1858 को कोटा शहर पर आक्रमण कर अपने कब्जे में ले लिया था, या कोटा शहर पर अपना अधिकार कर लिया था, तथा कोटा के महाराव राम सिंह को, जो कि किले में नजरबंद किए हुए थे, उनको मुक्त करवा लिया जाता है। अंग्रेजों को आभास होता है कि कोटा महाराव राम सिंह थोड़े थोड़े क्रांतिकारियों के समर्थक हैं, तो उनकी तोपों की सलामी 17 तोपों से घटाकर 13 तोप कर दी जाती है। ये पनिशमेंट है उनका। कोटा के जो नेतृत्व करता थे विद्रोह के, जयदयाल व मेहराब खान, उनके खिलाफ अदालत बैठाई जाती है। उसके जज हैं मेजर जेसी ब्रुक। तो मेजर जेसी ब्रुक की अदालत ने जयदयाल व मेहराब खान को दोषी करार दिया तथा 1860 ईस्वी में उनको फांसी दे दी जाती है। महारावल मदनपाल सिंह, जिन्होंने अंग्रेजी सेना का सहयोग किया है, उनको पुरस्कार के तौर पर द ग्रेट कमांडर ऑफ ब्रिटिश इंडिया GCI, कहीं पे CI भी लिखा मिलेगा, कहीं पे आपको GCI लिखा मिल सकता है, या आपको पूरा लिखा मिल सकता है द ग्रेट कमांडर ऑफ ब्रिटिश इंडिया, तथा 17 तोपों की सलामी इनाम के तौर पर दी जाती है कोटा के महारावल मदनपाल सिंह को। किस लिए दी जाती है? अंग्रेजों के सहयोग करने के लिए। आगे है
धौलपुर की क्रांति। अब धौलपुर की क्रांति में ग्वालियर व इंदौर के विद्रोही सैनिकों ने, देखिए वहां धौलपुर के सैनिक नहीं आए, कौन आया है? ग्वालियर व इंदौर के विद्रोही सैनिकों ने राव रामचंद्र व हीरालाल के नेतृत्व में स्थानीय सैनिकों की सहायता से राज्य पर अधिकार कर लिया जाता है, और वो अधिकार करते हैं वो 2 माह तक। तो आपको पूछा जा सकता है कि राजस्थान का ऐसी कौन सी रियासत थी जहां के विद्रोह की कमान बाहर के क्रांतिकारियों के हाथों में थी, क्योंकि यहां कमान संभाली थी ग्वालियर तथा इंदौर के सैनिकों ने। तो वो थी धौलपुर रियासत। जब और वहां पर नेतृत्व किया था राव रामचंद्र तथा हीरालाल ने, और 2 माह तक उन्होंने वहां के शासक को अपने अधीन रखा। पटियाला की सेना ने फिर दिसंबर 1857 में विद्रोह को समाप्त कर दिया। तो एक बार फिर से सुन लीजिए कि धौलपुर में ग्वालियर व इंदौर के विद्रोही सैनिक राव रामचंद्र व हीरालाल के नेतृत्व में वहां के स्थानीय सैनिकों को मिलाकर राज्य पर अधिकार कर लेते हैं। तो पटियाला की सेना आकर विद्रोह को समाप्त करती है। तो धौलपुर एकमात्र ऐसी रियासत है जहां पर विद्रोह की कमान राज्य के बाहर के क्रांतिकारियों के हाथ में थी। तो ये था राजस्थान में विद्रोह। 1857 की क्रांति कहां कहां हुई और किन किन लोगों ने नेतृत्व किया। अब पढ़ेंगे अपना अगला टॉपिक। 1857 की क्रांति के कुछ प्रमुख क्रांतिकारी और सहयोगकर्ता कौन कौन थे? उनमें सबसे पहले नाम आता है तात्या टोपे। और तात्या टोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग यावलकर, जो कि एक ब्राह्मण थे। ये तात्या टोपे नाना साहब के स्वामी भक्त सेवक थे तथा 1857 की क्रांति में ग्वालियर के विद्रोही नेता थे। तात्या इनको प्यार से बुलाया जाता था। तो तात्या टोपे, यावलकर या टोपे इनका गोत्र था। ये राजस्थान में 2 बार आए थे। पूछे जाते हैं कि तात्या टोपे राजस्थान में कितनी बार आए? तो वो राजस्थान में आए थे 2 बार, और जैसलमेर रियासत को छोड़कर संपूर्ण राजस्थान में घूमे थे। और राजस्थान में 2 बार कब कब आए? एक बार आए 8 अगस्त 1857 को, और दूसरी बार आए 11 दिसंबर 1857 को। 8 अगस्त 1857 को सबसे पहले वो पहुंचे थे मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। जब वो मांडलगढ़ भीलवाड़ा पहुंचे तो उनकी रसद सामग्री समाप्त हो चुकी थी। तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा के लोगों ने 1-1 रुपया इकट्ठा करके तात्या टोपे को दिया तथा सैनिकों के साफे बनाने के लिए महिलाओं ने अपनी ओढ़नी दी थी। तो पूछा जा सकता है कि तात्या टोपे को सहयोग करने के लिए 1-1 रुपया तथा महिलाओं ने अपनी ओढ़नी, या कहां की महिलाओं ने अपनी ओढ़नी भेंट की थी? तो वो थे मांडलगढ़ भीलवाड़ा के लोगों ने 1-1 रुपया दिया था तथा वहीं की महिलाओं ने अपनी ओढ़नी दी थी ताकि सैनिकों के लिए साफे बनाए जा सकें। 8 अगस्त 1857 को वो पहुंचे थे मांडलगढ़ भीलवाड़ा, और 9 अगस्त 1857 को कोठारी नदी के किनारे एक जगह है कुआड़ा, वहां पर उनका सामना होता है जनरल रॉबर्ट्स की सेना के साथ। उसे कहते हैं
कुआडा का युद्ध। यानी तात्या टोपे सबसे पहले जब राजस्थान में आए तो 9 अगस्त 1857 को उन्होंने कुआडा का युद्ध लड़ा। और किनके विरुद्ध लड़ा? जनरल रॉबर्ट्स के विरुद्ध, जिसमें जनरल रॉबर्ट्स विजय हुए थे और तात्या टोपे की हार हुई थी। दूसरी बार तात्या टोपे 11 दिसंबर 1857 को बांसवाड़ा आए और बांसवाड़ा को जीता। उसके बाद वो प्रतापगढ़ गए, जहां पर मेजर रोक की सेना से हार गए। हार कर वहां से जनवरी 1858 को टोंक नवाब वजीरादौला को पराजित किया। यानी जब दूसरी बार 11 दिसंबर 1857 को बांसवाड़ा आए, राजस्थान आए, तो सबसे पहले आए बांसवाड़ा को जीता। उसके बाद आगे गए प्रतापगढ़, लेकिन प्रतापगढ़ में मेजर रोक की सेना से हार जाते हैं और वहां से जनवरी 1858 को पहुंचते हैं टोंक। और टोंक के तत्कालीन शासक थे नवाब वजीरोदौला, जो कि अंग्रेज समर्थित थे। उन नवाब वजीरोदौला को तात्या टोपे हरा देते हैं। और यहाँ पर टोंक में तात्या टोपे का सहयोग किया वहां के जागीरदार नासिर मोहम्मद ने। तो ये भी पूछा जा सकता है कि टोंक में तात्या टोपे का सहयोग किसने किया था? वहां के जागीरदार नासिर मोहम्मद ने। तात्या टोपे जब टोंक में नवाब वजीरोदौला को हरा देते हैं तो ऐसी सूचना मिलती है अंग्रेजों को। तो मेजर ईडन वहां सेना लेकर पहुंचते हैं। और मेजर ईडन कहां के थे? जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे। वो जब वहां सेना लेकर पहुंचते हैं तो उससे पहले ही तात्या टोपे टोंक से नाथ द्वारा चले जाते हैं, श्रीनाथ जी के दर्शन करते हैं और वहां से वो चले जाते हैं नरवर के जंगलों में। सलूम्बर के रावत केसरी सिंह ने तात्या टोपे की सहायता की थी और सहायता के रूप में उन्होंने उनको रसद सामग्री उपलब्ध करवाई थी। तात्या टोपे के चले जाने के बाद उनके 600 सैनिकों ने बीकानेर महाराजा सरदार सिंह के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया था, जिनको बाद में बीकानेर महाराजा ने अंग्रेजों से माफी दिलवा दी थी। तात्या टोपे के एक सहयोगी थे मानसिंह नरूका, जो कि नरवर के जागीरदार थे, लेकिन लालच में आकर उन्होंने तात्या टोपे के साथ धोखा किया और अंग्रेजों के साथ मिलकर तात्या टोपे को 7 अप्रैल 1859 को नरवर के जंगलों में सोते हुए पकड़वा दिया। एक बार फिर से सुन लिए कि तात्या टोपे को किसने पकड़वाया था? तात्या टोपे को तात्या टोपे के एक सहयोगी नरवर के जागीरदार मानसिंह नरूका ने धोखे से सोते हुए तात्या को अंग्रेजों को पकड़वा दिया था। डेट थी 7 अप्रैल 1859 को और 18 अप्रैल 1859 को उस देशभक्त वीर सपूत तात्या टोपे को सिपरी शिवपुरी ग्वालियर में फांसी दे दी जाती है, जिसका बहुत से अंग्रेज अधिकारियों ने भी विरोध किया था। तो आपको याद रखना है कि तात्या टोपे को किसने पकड़वाया और उनको फांसी कब दी गई? 18 अप्रैल 1859 को। कहां दी गई? कहीं कहीं लिखा मिलेगा सिपरी, कहीं कहीं लिखा मिलेगा शिवपुरी, जो था ग्वालियर में है और ग्वालियर है एमपी मध्य प्रदेश में। ये पहले क्रांतिकारी के बारे में पढ़ा। अब दूसरे हैं अमरचंद या
अमीर चंद बांठिया, जो कि बीकानेर राजस्थान निवासी हैं, बीकानेर राजस्थान में जन्मे तथा व्यापार के लिए ग्वालियर चले गए। ग्वालियर में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई व तात्या टोपे का इन्होंने आर्थिक सहयोग किया और आर्थिक सहयोग करने के लिए ही इन्हें दूसरा भामाशाह कहा जाता है। पहला भामाशाह आपको याद होगा, एक भामाशाह हुए मेवाड़ की धरती पे, जिन्होंने महाराणा प्रताप की आर्थिक सहायता की थी। ये दूसरे भामाशाह कहे जाते हैं, अमरचंद या अमीरचंद बांटिया, जिन्होंने 1857 की क्रांति के समय झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का आर्थिक सहयोग किया था। इसलिए इनको 1857 की क्रांति का भामाशाह भी कहा जाता है। और लक्ष्मीबाई का आर्थिक सहयोग करने के कारण अंग्रेजों ने अमरचंद बांटिया को फांसी दे दी। 1857 की क्रांति के दौरान फांसी पर लटकाए जाने वाले ये पहले व्यक्ति थे। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि 1857 की क्रांति, या कह सकते हैं जिनको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, ऐसा कौन सा व्यक्ति है, ऐसा पहला कौन सा है व्यक्ति या क्रांतिकारी जिसको फांसी दी गई थी? तो वो है अमरचंद बांटिया, जो कि बीकानेर निवासी थे। अमरचंद बांटिया को राजस्थान का मंगल पांडे भी कहा जाता है। तो खूब नाम है इनके। 1857 की क्रांति का भामाशाह, दूसरा भामाशाह राजस्थान का मंगल पांडे, और ऐसा पहला व्यक्ति जिसको 1857 की क्रांति के दौरान फांसी दी गई। अगला है डूंगजी जवार जी। यहां से भी खूब बार प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न आया हुआ है कि डूंगजी जवार जी कहाँ के निवासी थे? तो ये थे सीकर निवासी और काका भतीजा के नाम से प्रसिद्ध थे। डूंगजी काका है और जवार जी में है भतीजा, तो ये काका भतीजा के नाम से प्रसिद्ध है। डूंगजी शेखावाटी ब्रिगेड में रिसालेदार थे, लेकिन ये नौकरी छोड़कर आजादी के लिए धनी लोगों से धन मांगने लगे थे, और जब धन नहीं मिलता था तो वो वहां पर डाका डालते थे। प्राप्त धन में से वो गरीबों की भी सहायता करते थे। इनके एक साले थे भैरव सिंह। उन भैरव सिंह ने डूंगजी को अपने घर बुलाते हैं खाने पर, और अधिक मात्रा में शराब पिलाकर अंग्रेजों को पकड़वा देते हैं, और डूंगजी को आगरा के किले में कैद कर दिया जाता है। जब डूंगजी को आगरा के किले में कैद किया जाता है तो डूंगजी की पत्नी जवार जी को कहती है, उनको उलाहना देती है कि डूंगजी को मुक्त करवा के लाया जाए। तो जवार जी लोटिया जाट व कर्णा मीणा के सहयोग से डूंगजी को छुड़वा लेते हैं। जब छुड़वा के वापिस आते हैं तो बीकानेर के पास गढ़सीसर में डूंगजी व जवार जी को अंग्रेज सेना घेर लेती है। जवार जी वहां से भागकर पहुंचते हैं खेरखट्टा बीकानेर, और वहां के महाराज रतन सिंह उनको प्रेम पूर्वक रखते हैं। सुन लीजिए दोबारा कि जब आगरा के किले से जवार जी लोटिया जाट व कर्णा मीणा के सहयोग से डूंगजी को छुड़ाकर लाते हैं, तो वापस आते समय बीकानेर के गढ़सीसर नामक स्थान पर अंग्रेजी सेना उनको घेर लेती है।
तो जवाहर जी वहां से भागकर खेरखट्टा बीकानेर पहुंचते हैं, जहां के महाराज रतन सिंह उनको प्रेम पूर्वक रखते हैं, तथा डूंग जी भागकर पहुंचते हैं गिरदड़ा का काकीमेड़ा जैसलमेर। लेकिन धोखे से जोधपुर सेना उनको वहां गिरफ्तार कर लेती है और अंग्रेजी सेना को सौंप देती है। धोखे से जोधपुर सेना गिरफ्तार करके अंग्रेजी सेना को सौंप देती है, तो वहां के लोगों में विद्रोह की भावना फैल जाती है। तो विद्रोह को शांत करने के लिए वापस डूंग जी को जोधपुर सेना को सौंप दिया जाता है और जोधपुर की जेल में, जोधपुर के दुर्ग में ही डूंग जी का निधन हो जाता है। तो ये थे शेखावाटी के क्रांतिकारी डूंग जी व जवाहर जी, जो काका भतीजा के नाम से प्रसिद्ध थे। राजस्थान के साहित्यकार भी 1857 की क्रांति में अपना योगदान दे रहे थे। कैसे दे रहे थे? देखिए, राजस्थानी साहित्यकारों का योगदान। लेखनी व गीतों के माध्यम से जन जागृति फैलाई। यानी साहित्यकार क्या करेंगे? लिखेंगे, साहित्य लिखेंगे, कविता लिखेंगे, पाठ करेंगे। तो उन्होंने अपनी लेखनी व गीतों के माध्यम से जन जागृति फैलाई। तत्कालीन नरेशों जागीरदारों को ब्रिटिश सेना के विरुद्ध खड़े होने और लोहा लेने के लिए ललकारा, तथा जितने भी वीर हुए, शहीद हुए, उनकी कीर्ति का यशोगान किया। गीतों के माध्यम से अंग्रेजों का विरोध करने का आह्वान किया। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण, कुछ मुख्य साहित्यकार हैं कवि बांकीदास, हुलासी, दलजी कवि डूंगरपुर के हैं, कवि शंकरदान दामोर। और इन कवि शंकरदान दामोर ने अंग्रेजों को कहा मुलकरारा मीठा ठग। पूछा जाता है कि कवि शंकरदान दामोर ने अंग्रेजों को किस नाम से पुकारा है? मुलकरारा मीठा ठग। एक कवि हुए हैं सूर्यमल मिश्रण, बूंदी के जन्मे और बूंदी नरेश राम सिंह के राजाश्रित कवि रहे हैं। इन्होंने एक रचना की है वीर सतसई। तो पहले तो यही पूछा जा सकता है, वीर सतसई किन की रचना है? सूर्यमल मिश्रण की। क्या है वीर सतसई? उन्होंने इनमें सोरठे लिखे, दोहे लिखे। 1000 दोहे पूरा करने का लक्ष्य था, लेकिन 1000 दोहे पूरा नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? क्योंकि बूंदी नरेश ने अंग्रेजों के सम्मुख पहले ही आत्मसमर्पण कर दिया था। तो वीर सतसई में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति का ये लिखित प्रमाण है। तो 1857 की क्रांति या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का लिखित प्रमाण क्या है? वीर सतसई। किसने लिखा? सूर्यमल मिश्रण ने। सूर्यमल मिश्रण की कुछ अन्य रचनाएं भी हैं, जैसे वंश, भास्कर, सभी इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती हैं। आगे अपन जब पढ़ेंगे साहित्य, उसमें इनका विस्तृत वर्णन करेंगे। सती रासो, रामर जाट, धातु रूपाली, छंदो मयूख और बलबद विलास, ये रचनाएं थी सूर्यमल मिश्रण की। और आज का अंतिम टॉपिक है 1857 की क्रांति की असफलता के कारण। यानी 1857 की क्रांति असफल हो गई, तो असफल क्यों हुई, उनके क्या क्या कारण थे? पहला कारण है कि राजा महाराजाओं ने अंग्रेजों को भरपूर सहयोग दिया। कैसे दिया? देखिए, बीकानेर महाराजा थे सरदार सिंह। वो बीकानेर महाराजा सरदार सिंह अपनी सेना के साथ अंग्रेजों की सहायता के लिए राज्य से बाहर पंजाब की हांसी, सिरसा व हिसार गए थे। इंपॉर्टेंट बात है ये। और पूछा जा सकता है कि राजस्थान राज्य के ऐसे कौन से राज्य थे या कौन सा राजा थे जो अंग्रेजों के सहयोग के लिए
राज्य से बाहर सेना लेकर स्वयं उपस्थित हुए थे या स्वयं गए थे, वो थे बीकानेर महाराजा सरदार सिंह। यानी ये अंग्रेजों की सेवा करने के लिए, सहायता करने के लिए राज्य से बाहर गए थे। और कहाँ गए थे? पंजाब के हांसी, हरियाणा के सिरसा, हिसार। जयपुर महाराजा राम सिंह ने गदर 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों की तन, मन और धन से भरपूर सहायता की थी। इसके एवज में पुरस्कार के तौर पर अंग्रेजों ने जयपुर महाराजा को कोटपुतली का परगना स्थायी रूप से दे दिया था तथा सितार ए हिंद की उपाधि दी। पूछे जा सकते हैं, तो याद रखना आपको। दूसरी खास बात देखिए कि कोटा ऐसा राज्य था जहां की जनता ने 1857 का विद्रोह किया, क्रांति में भाग लिया, लेकिन जयपुर एकमात्र ऐसी रियासत थी जहां की जनता ने अंग्रेजों का भरपूर सहयोग किया। यानी जयपुर रियासत में 1857 की क्रांति के दौरान एक भी छोटा सा भी विद्रोह नहीं हुआ। वहां की जनता ने अंग्रेजों का ही सहयोग किया। तो वो कौन सी रियासत है? जयपुर रियासत। आगे है अलवर के महाराजा बन्ने सिंह ने जब अंग्रेजों के परिवार को आगरा किले में घेर लिया गया था तो उनकी सेना, उनकी सहायता के लिए अपनी सेना व तोपखाना भेजा था। धौलपुर का महाराजा था भगवंत सिंह, वो भी अंग्रेजों का वफादार था। अपन ने पढ़ा था भी कि टोंक के नवाब वजीरुद्दौला भी अंग्रेजों के वफादार थे या उनके खासम खास थे। करौली के महाराव मदनपाल सिंह ने गदर के दौरान कोटा महाराव के क्रांतिकारियों को छुड़ाने के लिए सेना भेजी थी। अभी थोड़ी देर अपन ने पढ़ा था कि कोटा महाराव राम सिंह को वहां के क्रांतिकारियों ने किले में कैद कर लिया था। तो मेजर रॉबर्ट्स की सेना के सहयोग के लिए, उनको छुड़ाने के लिए करौली के महाराव मदनपाल सिंह अपनी सेना सहित वहां आए थे। इसलिए उनको द ग्रेट कमांडर ऑफ इंडिया, ब्रिटिश इंडिया, जीसीआई की उपाधि तथा 17 तोपों की सलामी दी गई थी। राजाओं ने जब अंग्रेजों का सहयोग किया तो इस बारे में लॉर्ड कैनिंग, तत्कालीन गवर्नर जनरल, ने कहा कि इन्होंने तूफान में तरंग अवरोध का कार्य किया, नहीं तो हमारी किश्ती बह जाती। यदि राजा महाराजा सहयोग नहीं करते तो अंग्रेज हार जाते। दूसरा मुख्य कारण है असफलता का योग्य नेतृत्व का अभाव। और इस बारे में जॉन लॉरेंस ने कहा है कि यदि विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता रहा होता तो हम सदा के लिए हार जाते। तीसरा कारण है रणनीति व कूटनीति में दक्ष सेना नायकों का अभाव होना। तीसरा है कि चौथा है क्रांतिकारियों के पास धन, रसद व हथियारों का अभाव होना। अगला कारण क्रांतिकारियों में आवश्यक समन्वय का अभाव होना। यानी क्रांति की शुरुआत जब हुई थी मेरठ में 10 मई 1857 को, उसके बाद वो धीरे धीरे जब आगे फैली तो आगे अपन पढ़ते हैं कि कोटा में होती है 15 अक्टूबर 1857 को। तो मई से अक्टूबर तक का जो समय, इतना समय निकल गया तो विद्रोह को दबाने के लिए पर्याप्त समय था। तो ये आपस में समन्वय का अभाव था क्रांतिकारियों में, तो जो भी एक असफलता का कारण माना जा सकता है। और अपन ने पढ़ा था कि जब जब क्रांतिकारी विद्रोह कर रहे थे तो वहां से वो सीधा जा रहे थे दिल्ली। लेकिन किसी अंग्रेज अधिकारी ने कहा है कि यदि वो दिल्ली न जाकर यदि वो जाते कहां पे, अजमेर,
और अजमेर यदि शास्त्रागार पर वो कब्जा कर लेते तो शायद क्रांति का स्वरूप और कुछ ही होता। तो ये 1857 की क्रांति के कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं जिनके कारण क्रांति असफल हुई। आशा करता हूं मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें तथा मेरे YouTube चैनल दिव्यराज क्लासेज को भी लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करें। साथ ही साथ इस वीडियो पर भी अपने कमेंट्स जरूर करें ताकि आपको आगे का वीडियो में और भी अच्छे कई सुधार मिल सकें। अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। मैं रोहित सामोता। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ